स्वर प्रकरण पूर्ण हो गया, मध्य में जो थोड़ा सा था। और अब पुनः संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्र आते हैं, जिनमें से पहला सूत्र है द्वितीय पाद का 41वें नंबर का अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। अप्रिक्तः प्रथमा का एक वचन, एकाल प्रथमा का एक वचन, प्रत्ययः प्रथमा का एक वचन। पदच्छेद बोलिए। अप्रिक्तः प्रथमा का एक वचन, एकाल प्रथमा का एक वचन, प्रत्ययः प्रथमा का एक वचन। हाँ जी, समास करेंगे इसमें। एकश्चासौ अल्च इति एकाल। क्या समास हुआ? एकश्चासौ अल्च इति एकाल। कौन सा समास होगा ये? कर्मधारय। वही एक है और वही अल है ना। ऐसा हम लोग जैसे एकाच में क्या समास कर देते हैं, एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, तो हल उसमें हो जाते हैं कई सारे, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या समास किया हमने? एकश्चासौ अल्च, वही एक वही अल। ठीक है, चलिए अब हम तो तात्पर्य क्या हो गया कि यहाँ पर जो एक शब्द है वह असहाय अर्थ का वाचक है। एक शब्द का अर्थ है एक संख्यावाची नहीं है, अपितु असहाय। असहाय मतलब अकेला। सूत्र का अर्थ करेंगे एकाल प्रत्ययः अप्रिक्त संज्ञको भवति। एकाल प्रत्यय यानी एक अल रूप जो प्रत्यय है, वो चाहे एक अच रूप में हो चाहे एक हल रूप में हो, बस एक अल में दोनों आ गया ना, तो एकाल प्रत्ययः अप्रिक्त संज्ञको भवति। एक अल रूप जो प्रत्यय है वह अप्रिक्त संज्ञक होता है। उदाहरण में आप लेंगे वाक, लता, कुमारी, घृतस्पृक्, अर्धभाग, पादभाग। तो वाक, लता, कुमारी ये जो है वाच शब्द है, उसके पश्चात आप क्या करते हैं? स्वाद्युत्पत्ति कर लेते हैं, और स्वाद्युत्पत्ति करने के पश्चात ऊ की उपदेश अनुनासिका इत से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के पश्चात क्या शेष बचता है? केवल स, हल रूप जो स बचता है। यहाँ फिर हम सूत्र लगाते हैं हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। हलंत दीर्घज्ञंत दीर्घावंत से उत्तर सूति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। अब ये अप्रिक्त क्या है? तो वही अल रूप जो प्रत्यय, और ये ध्यान रखना कि प्रत्यय की ही अप्रिक्त संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रिक्त क्या है? स, वो वही एक है और वही अल रूप है, तो जो अकेला एक अल रूप प्रत्यय है उसकी अप्रिक्त संज्ञा हो गई, और अप्रिक्त संज्ञा होने के पश्चात क्या हो गया? सु, जो स था उसका लोप हो गया। इसी प्रकार क्या है? लता, उसमें भी आ से उत्तर है, तो फिर उस अप्रिक्त सा का लोप हो गया। और इसी प्रकार से कुमारी ञंत से उत्तर है, उसका भी लोप हो गया। तो तीनों में एक सूत्र आपने घटा लिया। उसके आगे उदाहरण है घृतस्पृक्। घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक्, घी को छूने वाला। घृतम स्पृशति, घृत अम, आगे स्पृश, स्पृश स्पर्शने धातु है। फिर यहां हम स्पृशो नुदक एकविन सूत्र लगाएंगे। 3-2-58, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद के 58वें नंबर का सूत्र है, जिसका अर्थ होगा धातो हो अनुदके उपपदे। पहले क्या लगाएंगे? अनुदके उपपदे स्पृश धातो हो क्विन प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? नहीं, धातो छोड़ दे। अनुदके उपपदे स्पृश धातो हो क्विन प्रत्ययो भवति परश्च। ठीक है ना, 58 नंबर का सूत्र है। तो अर्थ क्या हो गया? अनुदक उपपद रहते, यानी उदक शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द उपपद में हो तो ये उपपद कैसे आ गया? हाँ, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। कि इस धात्वधिकार में जो भी सप्तमीस्थ पद हैं, सप्तमी से निर्दिष्ट पद हैं, उनकी उपपद संज्ञा होगी। तो अनुदके उपपदे यानी उदक शब्द को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द उपपद में होगा तो स्पृश धातु से क्या प्रत्यय हो जाएगा? क्विन प्रत्यय होगा। तो यहाँ अनुदक है ना, घृत उपपद में उदक तो है नहीं, तो ये अनुदक उपपद, उपपद माने
वो समीप में होना चाहिए। समीपोच्चारितम पदम उपपदम। उपपद का मतलब क्या होता है फिर? वह पद समीप में होगा। तो उदक वर्जित अन्य कोई भी शब्द उपपद में रख करके स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय करेंगे। तो आपने घृत शब्द रखा तो घृत अम स्पृश आगे क्विन। इसके पश्चात जब भी हम उपपद रख करके कोई प्रत्यय करते हैं तो वहां उपपद मतिंग से फिर क्या होता है? समास होता है। स्वादोंकारम भुंक्ते की सिद्धि में आपको इसका अर्थ बताया हुआ है, ठीक है ना। अतिगंतम, हाँ, समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपपद का अतिगंत समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया। समास होने के पश्चात यहाँ पर वही सुपोधातु प्रातिपदिकयोः कृत्यधि तस्मासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक हो गया। क्या शेष बचा? घृत स्पृश आगे क्विन। अब यहाँ पर ना की हलंत्यम से इत संज्ञा, का की लशक व तद्धिते से इत संज्ञा और वी के ई की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा। अब क्या शेष बच गया? व, ठीक है। अब ये एक अलरूप प्रत्यय है, अतः इसकी अप्रिक्त संज्ञा हुई। अप्रिक्त संज्ञा होने से वेर अप्रिक्तस्य, है ना, अप्रिक्तस्य वेह लोपो भवति। अप्रिक्त जो वी उसका लोप होता है, तो वी का ये अप्रिक्त शेष बचता है, वह उसका लोप हो गया। तो घृत स्पृश आगे स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए। स्वाद्युत्पत्ति करने के पश्चात फिर उकित संज्ञा, घृत स्पृश सा, पुनः सा की अप्रिक्त संज्ञा, फिर हलंग्याभ्यो दीर्घ सुति से प्रिक्तम हल से उत्तर अप्रिक्त सकार का क्या हो गया? लोप हो गया। उसके पश्चात सुप्तिंगंतम पदम, इस सूत्र से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण मान करके सुप्तिंगंतम पदम से आपने पद संज्ञा कर ली। पद संज्ञा करने के पश्चात सूत्र लगता है क्विन प्रत्ययस्य कुः। क्विन प्रत्ययांतस्य पदस्य कवर्गादेशो भवति। क्विन प्रत्ययांत जो पद है उसे कवर्गादेश हो जाता है। जब कवर्गादेश करेंगे तो यहाँ पर श है, ठीक है। अब है तो क्विन प्रत्ययांत श, उसके स्थान पे कवर्गादेश करना है, तो अब उससे कुछ तो सदृशतम आदेश करेंगे, तो स्थानांतरतम सूत्र लगाएंगे। और स्थानांतरतम से जब हम अंतरतम आदेश करेंगे तो यहाँ पर क्या आदेश करेंगे? ख करेंगे। क्या आदेश करेंगे? यहाँ पर ख आदेश करेंगे, क्योंकि ये क्या है? वर्ण, वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श श स विसर्जनीयाः अघोषाः। ये अघोष वर्ण है, तो श भी अघोष है, ठीक है। स्थान तो मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां स्पष्ट कह दिया कि कवर्ग ही होना है, पर कवर्ग में क ख ग घ ङ सारे हैं, तो अब वहां पर हम केवल क्या मिला सकते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्पष्टीकरण स्पर्शा बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर केवल बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे, और बाह्य प्रयत्न में भी क्या मिल रहा है? केवल यहाँ पर अघोष। तो वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण भी अघोष होता है और श भी अघोष है, अतः श के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ख। क्या बना? घृतस्पृक्। पुनः सूत्र लगा झलाम जशोन्ति। झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। झलों के स्थान पे जश आदेश होता है, झल परे हो अथवा पदांत में। यहाँ क्या परे है? पदांत है। यहाँ पर तो झल परे तो है नहीं, पदांत है, अतः यहाँ पर पदांत में झल के स्थान पे, तो झल क्या है? ख, उसके स्थान पे जश आदेश होगा, तो अब उससे स्थान प्रयत्न सब कुछ मिला करके ख के स्थान पे क्या हो जाएगा? जश में तो 5 ही वर्ण हैं, ज ब ग ड द, तो ग आदेश हो गया। क्या बना? घृतस्पृक्। उसके पश्चात वावसाने सूत्र लग जाएगा। वावसाने का अर्थ क्या है? अवसाने झलाम स्थाने चर आदेशो भवति चकारात् जश्च, है ना, तो वो भी रह जाता है, विकल्प से होता है। तो एक बार क्या होगा? एक बार चर रहेगा, एक बार जश ही रहेगा, तो घृतस्पृक् घृतस्पृक्, ठीक है। तो यहाँ अप्रिक्त संज्ञा करने का प्रयोजन वेर अप्रिक्तस्य से वकार का लोप करना। अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है अर्धभाग। अर्धम भजती थी, अर्धभाग। अर्धम भजती थी, अर्धभाग। यहाँ पर भी क्या होगा? अर्ध अम भज धातु रख करके भजोण्वी सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे?
भजोण्विः। इसका अर्थ क्या होगा? ये 62 नंबर का सूत्र है द्वितीय पाद के। ऊपर से उपसर्गे अपी की अनुवृत्ति आ रही है 61 नंबर के सूत्र से। सूत्र का अर्थ होगा उपसर्गे उपपदे अपि ग्रहणात् अनुपसर्गेपि उपपदे भज धातोः ण्वि प्रत्ययो भवति परश्च। उपसर्ग उपपद में हो अथवा अनुपसर्ग, अनुपसर्ग कहने से क्या हो जाएगा? अन्य कुछ भी उपपद में हो तो क्या हो जाता है? भज धातु से ण्वि प्रत्यय होता है। यहाँ अर्ध अनुपसर्ग उपपद है, अतः भज धातु से ण्वि प्रत्यय हुआ। तो अर्ध अम भज ण्वि। उसके पश्चात उपपद मतिंग से समास करेंगे। समास इत्यादि करके कृत्यधित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अर्ध भज आगे व अणाकित संज्ञा किससे हो जाएगी? चोटों से हो जाएगी, एक ही संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात नित प्रत्यय है, अतः अत उपधाया से वृद्धि हो गई। क्या शेष बचा? अर्ध भाज व। पुनः व की अप्रयुक्त संज्ञा करिए। उसके पश्चात वकार का वेर प्रत्यय से लोप कर दिया, तो अर्ध भाज। उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। कृत्यधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति, पुनः अर्धभाज सु उ की संज्ञा, पुनः अप्रयुक्त संज्ञा स की हल्ग्यादि लोप, अर्धभाज यह स्थिति रह गई। इसके पश्चात सूत्र लगा लेंगे चोहोकुः। चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशो भवति झलि पदान्ते च। तो यहाँ पर पदांत है, च के स्थान पे का आदेश हो गया। अर्ध भाग और वावसाने लग करके क्या बन जाएगा? अर्ध भाग, दो रूप बन गए। इसी प्रकार पादम भजती थी, पाद भाग, आधे को प्राप्त करने वाला, है ना। पाद भाग का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? आधे का भी आधा यानी चौथाई, है ना। उसको बोलते हैं ना कि जैसे एक के 4 भाग होते हैं तो एक भाग को पाद बोलते हैं, और 2 हो गया तो आधा हो जाएगा। तो पाद भाग का अर्थ क्या हो गया? चौथाई भाग को प्राप्त करने वाला। तो घृतस्पृक, अर्धभाग, पाद भाग, ये इसके उदाहरण बने। आ गया सूत्र समझ में? आगे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः प्रथमा का एक वचन, समानाधिकरणः प्रथमा का एक वचन, कर्मधारयः प्रथमा का एक वचन। समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणः। समान अधिकरण है जिनका। तात्पर्य क्या हो गया कि जहां पर 2 गुण अथवा 2 धर्म एक ही द्रव्य में रहते हैं, है ना। 2 धर्म अर्थात 2 गुण अथवा 2, है ना, 2 क्रियाएं, है ना, 2 क्रियाएं, 2 गुण, 2 धर्म जब एक ही अधिकरण में रहे, अधिकरण माने द्रव्य, एक ही अधिकरण में रहे, एक ही द्रव्य में रहे, उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण। जैसे महान पुरुष, वही महान, तो 2 एक में ही है, इसलिए वो समानाधिकरण है। सूत्र का अर्थ करेंगे समानाधिकरणः तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञको भवति। समानाधिकरण पदः तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञको भवति। समानाधिकरण पद वाला जो तत्पुरुष समास है उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। तो आपको मालूम है कि कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। तो समानाधिकरण पद जो हैं वे तत्पुरुष, है ना, ऐसा जो तत्पुरुष उसकी कर्मधारय संज्ञा होगी। तो यहाँ पर समानाधिकरण से हम क्या लेंगे कि मतलब कहीं और से तत्पुरुष नहीं, अपितु तत्पुरुष समास के लिए जो 2 पद हैं, तत्पुरुष समास के जो अवयव पद हो गए ना, जब समास करते हैं, समास किनका करते हैं? 2 पदों का, 3 पदों का। तो समास के लिए जो पद होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अवयव पद। समास के अवयव पद।
तो तत्पुरुष के अवयव पद हुए, वही यहाँ पर समानाधिकरण लिए जाएंगे। मतलब समास होने के पश्चात किसी के साथ समानाधिकरण नहीं लेना है, अपितु समास के लिए जो पद हैं उन्हीं को लेना है। तो ऐसा जो तत्पुरुष होगा उसके कर्मधारय संज्ञा होगी। जैसे महान चासो पुरुषश्च इति महापुरुषः, तो यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास के लिए दो पद हैं, महान और पुरुष। तो इन दोनों, ये जब ये समास हो गया इन पदों का, तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार आप ले लीजिए उदाहरण बनाइए, पाचक वृंदारिका। क्या उदाहरण बनाएंगे, हाँ, पाचिका चासौ वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका। परम राज्यम उत्तम राज्यम, परम राज्यम उत्तम राज्यम। तो अब महापुरुषा भी इसका उदाहरण बना सकती हैं, महर्षि भी बना सकती हैं, ये तो आप लोग ने पढ़े हुए हैं। परम राज्यम उत्तम राज्यम में आ जाइए, परमंच तद राज्यम च इति परम राज्यम, परमंच तद राज्यम च इति परम राज्य। तो यहाँ क्या करेंगे हम, परम आगे सु, राज्य आगे सु। जो कर्मधारय समास होते हैं उनमें हम तत् या असौ ऐसा लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर समानाधिकरण्य है, कि वही परम है वही राज्य है, वही यह है वही यह है, अलग अलग नहीं है, है ना। यदि अलग अलग होंगे तब तो द्वंद्व समास हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। और यही वह है यही वह है, ये समानाधिकरण्य है, इसलिए इस चीज को द्योतित करने के लिए क्या लगाया जाता है, तत् असौ इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो परम सु उत्तम सु, परम सु राज्य सु, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर सूत्र लगता है, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। 2:1:60 समास प्रकरण। समास प्रकरण किस अध्याय में आप सब बता सकते हैं, चतुर्थ पाद, प्रथम और द्वितीय पाद, द्वितीय अध्याय का प्रथम और द्वितीय पाद में है। तो सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टः यह सूत्र है। इसमें आप देखिए, पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवल समानाधिकरणेन, इस सूत्र से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है 71 तक। ऊपर विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र है, उसकी तो अनुवृत्ति नहीं है, ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या करेंगे हम, सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते शब्दाः समानाधिकरणैः पूज्यमानवाचिभिः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति, ठीक है ना। सत महत परम उत्कृष्ट उत्तम, है ना, ये सब जो समर्थ सुबंत हैं, इनका पूज्यमानवाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो सत महत परम उत्तम, ये सब तो मतलब वो कर रहे हैं, किसी की श्रेष्ठता को बता रहे हैं। और पूज्यमान कौन है, जो भी पुरुष है अथवा राज्य है, ठीक है ना, ऋषि, जो भी शब्द आप ले सकते हैं, तो वो पूज्यमान हो गया, पूजा के जो योग्य, जिसकी पूजा की जा रही है, यानी जिसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है, वो पूज्यमानवाची हो गए। और सत महत परम इत्यादि ये सब विशेषण हो गए उसके। तो इन दोनों का परस, और ये दोनों क्या होने चाहिए, समानाधिकरण होने चाहिए, है ना, कि वही पूज्य है, वही राज्य और वही उत्तम, वही राज्य वही परम श्रेष्ठ, ठीक है। तो समानाधिकरण होना चाहिए, तो उसका समास हो जाता है। और ऐसे समास का नाम क्या पड़ता है, कर्मधारय। अस्तु, तो आपने समास किया। समास करने के पश्चात कृत अधित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, पुनः सुपधातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, परम राज्य उत्तम राज्य। उसके पश्चात पुनः स्वाद्युत्पत्ति करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि राज्य नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी नपुंसकलिंग का ही रहेगा। अतः सु के स्थान पे क्या हो जाएगा, किससे होगा,
अतोम से अम होकर के अमी पूर्वा से पूर्वरूप होकर के अतोम, ये परम राज्यम उत्तम राज्यम बन गया। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि इसकी कर्मधारय संज्ञा क्यों की? तत्पुरुष समास था, कर्मधारय संज्ञा कर रहे हैं, कुछ अलग से उसकी संज्ञा दे रहे हैं, तो उसका कुछ विशेष प्रयोजन होना चाहिए। तो वह प्रयोजन यह है, एक सूत्र है अकर्मधारये राज्यम। स्वर प्रकरण का सूत्र है 6-2-139। स्वर प्रकरण कहाँ है अष्टाध्यायी में? षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाद पूरा स्वर प्रकरण है और षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में अनुदात्तम पदमेक वर्जम से आगे। तो आपने सूत्र लेना है 6-2-139। अकर्मधारये राज्यम नहीं, 129, ठीक है। तो इसमें सूत्र का अर्थ है कि अकर्मधारये समास से, अकर्मधारये समास से राज्यम है ना, राज्यम उत्तर पदम किम भवति, आद्युदात्तम भवति, ठीक है ना। अकर्मधारये समासे राज्यम उत्तर पदम आद्युदात्तम भवति। कर्मधारय समास को छोड़ करके राज्य शब्द यदि उत्तर पद में है तो उसको आद्युदात्त होता है, पर ये तो कर्मधारय समास है, अतः यहाँ पर राज्य को उत्तर पद, राज्य उत्तर पद को आद्युदात्त नहीं होगा। जब उसको आद्युदात्त नहीं होगा तो फिर सामान्य रूप से एक सूत्र है समासस्य, वो क्या करता है, किसी भी समास का अंत उदात्त कर देता है। समास को वो क्या करता है, समासस्य अंतः उदात्तो भवति। कोई भी समास होगा उसका सबसे अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अंतिम अच उदात्त हो जाएगा। शेष फिर क्या होते हैं, अनुदात्तम पदमेक वर्जम से अनुदात्त होते हैं। उसी समासस्य का सारा अपवाद है दूसरा पाद, बहुरीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, कि उसने तो कह दिया भाई सभी समास क्या होते हैं, अंतिम उदात्त होते हैं, किंतु बहुरीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, उसने कहा कि नहीं, बहुरी समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। फिर तत्पुरुषे तुल्यार्थ, तो फिर आगे मतलब प्रकृति स्वर इत्यादि, वो प्रकरण जब आएगा तब पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि कर्मधारय समास करने का प्रयोजन यहाँ पर यह है कि अकर्मधारय राज्यम सूत्र यहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है पाचक वृंदारिका। पाचिका चासौ वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका, है ना, अच्छा भोजन बनाने वाली। यहाँ पर जो वृंदारक शब्द है वो प्रशंसावाची है, और पाचक तो जानते ही हैं, तो वही पाचिका है वही वृंदारिका है, ठीक है ना। जो अच्छा भोजन मतलब अच्छा भोजन पकाने वाली, तो अच्छा भोजन का जो मतलब अच्छी भोजन पकाने का कार्य अच्छा करने वाली है ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, समानाधिकरण ही हो गया। तो स्थिति रखेंगे पाचिकासु वृंदारिकासु, पुनः समर्था पद विधि के अधिकार में सूत्र है वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्य मानम, 2-1-61 नंबर का है। इसमें भी सूत्र का अर्थ है वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह पूज्यमानवाची समानाधिकरणं समर्थम सुबन्तं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, है ना। वृंदारक नाग कुंजर, ठीक है, इन समर्थ सुबंतों का पूज्यमानवाची समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाता है, समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो कहीं पर क्या किया है कि जो कहीं पर विशेषण में प्रथमा कर दी है, कहीं विशेष्य में प्रथमा कर दी है, जो प्रथमांत से होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, इसलिए वो पूर्व में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या शब्द है, वृंदारक, ठीक है। तो वृंदारक के साथ पूज्यमानवाची कौन है, पाचक, तो प्रथमा पूज्यमान में है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, पाचिका पहले चला जाता है। तो पाचिका चासो वृंदारिका च, यहाँ पर आपने इस सूत्र से समास कर लिया। पुनः कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक, पाचिका वृंदारिका, ये स्थिति हो गई। उसके पश्चात अब ये समानाधिकरण तत्पुरुष बन गया, यानी कर्मधारय समास हो गया। तो यहाँ सूत्र लगेगा पुंवत कर्मधारय जातीय देशी हेषु,
कर्मधारय समासे जातीयर देशीयर प्रत्यये च परतः स्त्रियाः पुंवत् भवति। पहले भी आ चुका है। कर्मधारय समास में तथा जातीयर तथा देशीयर प्रत्यय परे हो तो स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है उसको पुंवत यानी पुल्लिंग का शब्द हो जाएगा। अब ये कर्मधारय समास है, अतः कर्मधारय समास में उत्तर पद परे है वृंदारिका, तो पूर्व में कौन है? पाचिका। पाचिका स्त्रीलिंग है ना। पाचिका जब स्त्रीलिंग है तो उसका पुंवत रूप क्या होगा बताओ? पाचक। तो उसको पुंवत हो गया, क्या बन गया? पाचक वृंदारिका। अब इसके पश्चात वृंदारिका जो है वहां पर टाप आया हुआ है, तो पाचक वृंदारिका आगे सु, पुनः ऊ की इत संज्ञा, स की अप्रयुक्त संज्ञा, हल्ग्यादि लोप करके क्या बन गया? पाचक वृंदारिका। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र ने क्या किया कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास था बस उसकी कर्मधारय संज्ञा कर दी, ताकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास की एक अलग पहचान रहेगी, वो कर्मधारय समास माना जाएगा, और उसमें कोई कार्य विशेष विधान किए गए हैं तो वो विशेष कार्य उसमें हो जाएंगे। तो उत्तम राज्यम परम राज्यम में अकर्मधारय राज्यम, और इसमें पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु से पुंवत भाव करना, यही कर्मधारय समास का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से आपने 2 सूत्र आज अध्ययन किए, अप्रयुक्त एकार प्रत्ययः और तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। आज इतना ही करेंगे, शेष पाठ